प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपसे जिस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा वो है अशोक का शासन प्रबंध। हम जो मौर्य काल के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि लंबी जो श्रृंखला है, जो भारत का प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण और प्रमुख राजवंश रहा है, जिसने पहली बार एक विस्तृत विशाल साम्राज्य चक्रवर्ती शासक की अवधारणाओं को चरितार्थ किया और जिसने एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को लागू किया और जिसमें हम पहली बार इतने विस्तृत पैमाने पर जन कल्याण और पैतृक राजत्व, यानी जो अशोक की मौलिक देन थी कि संतान को पिता के समान, जो पिता अपने संतान का जिस तरह कल्याण चाहता है, भला चाहता है, उत्थान चाहता है, उसी प्रकार एक सम्राट के लिए कि अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान माने और उसके कल्याण के लिए अपने सर्वस्व न्योछावर करके अपने राज्य के समस्त संसाधन उसमें लगा दे, वो पहली बार हमें दिखाई देती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक के शासन की, अशोक के प्रशासन की और उसके सुधारों की। वैसे देखा जाए तो अशोक का जो शासन प्रबंध था वो मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन पर ही आधारित था, लेकिन अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग विजय के बाद जो मानवतावादी जो दृष्टिकोण था, जो उसका आध्यात्मिक और परिवर्तन आया अशोक के हृदय में, उसने अपने शासन का आधार प्रेम और विश्वास और लोगों के कल्याण को माना। अशोक सम्राट कहलाने में सुख अनुभव नहीं करता था, क्योंकि सम्राट जो पद है वो भय, आतंक, डर का पर्यायी था, का सूचक था। इसलिए अशोक ने एक नए विरुद्ध धारण किया, प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय। अब आप इन शब्दों से उसके महत्व को समझ सकते हैं, उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि उसके शासन का आधार क्या रहा। अशोक ने व्यवहार समता, व्यवहार की समानता और दंड विधानों को उदार बनाने का कार्य किया और राजत्व सिद्धांत जो उसका था, जिसकी मैंने अभी आपको पहले भी चर्चा की और जो पहले के पूर्व के वीडियो में भी हमने चर्चा की कि जो अशोक का एक मौलिक देन है वह पैतृक राजत्व की देन। वो अपने आप में एक बेमिसाल है, अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, जिसमें वो अपनी प्रजा का, अपने संतान के समान उत्थान चाहता था, कल्याण चाहता था, यही लौकिक नहीं बल्कि पारलौकिक जीवन में भी। इसलिए वो स्वयं कहता है, अशोक है कलिंग शिलालेख में कहता है, जिस प्रकार मैं अपने संतान का इस लोक और परलोक में सभी प्रकार से हित, सुख और समृद्धि चाहता हूँ, उत्थान चाहता हूँ, उसी प्रकार मैं अपने साम्राज्य की संपूर्ण जनता के जीवन मंगल की कामना करता हूँ। वह मानवता तथा सर्वलोक से बढ़कर सम्राट का दूसरा कर्तव्य नहीं। और वास्तव में अशोक ने अपने पूर्ववर्ती सम्राटों से प्राप्त सुसंगठित शासन व्यवस्था में जनसाधारण के लिए कल्याण, सर्वलोक, परोपकार के समावेश को जोड़कर लोक कल्याण, पवित्रता और नैतिकता को प्रशासन का मूल आधार बनाया। हम बात करते हैं अशोक के केंद्रीय प्रशासन की। तो अशोक ने प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। जो आप जानते हैं, राजतंत्रों में जहाँ राजा का शासन है वहाँ व्यवस्था राजतंत्रात्मक ही है, शासन व्यवस्था उसके पर निरंकुश। लेकिन अशोक जो था, अबे मैंने जैसे आपको अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में हमने बात की कि सैद्धांतिक रूप से वो निरंकुश था, उस पर किसी चीज़ का कोई अंकुश नहीं था, लेकिन व्यवहारिक रूप में अशोक निरंकुश स्वेच्छाचारी नहीं होकर जनहितैषी प्रजावत्सल शासक था। सिद्धांत रूप में सम्राट सार्वभौमिक, सर्वशक्तिमान और शासन के सभी पक्षों का सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन कार्यों में अशोक जनहित को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देता था। मंत्री परिषद की बात करते हैं तो वही चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो
मंत्री परिषद का जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम थी, जो ढांचा था, वो अशोक के समय में भी चलता रहा। और सहयोग देने के लिए मंत्रीण और मंत्री परिषद बनाए जाते थे। और अशोक अपने मंत्रियों से, अपने अमात्यों से गूढ़ बातों पर भी विचार विमर्श चर्चा करता था और महत्वपूर्ण विषयों पर अपने मंत्रियों से वाद विवाद, चर्चा, विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लेता था। प्रांतीय शासन की बात करते हैं तो प्रांतीय शासन में हम, जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जो बात थी उसमें जो हम बात करते उत्तरापथ प्रांत की, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, मध्य या प्राच्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, अवंती जो तीसरा प्रांत था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और चौथा जो राज्य हमने देखा दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, और पांचवा यानी कलिंग जो निश्चयी हकीकत में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जीता था, और कलिंग की राजधानी थी तोसली। तो ये अशोक के जो प्रांतीय शासन की बात करते हैं तो अशोक का ही ऐसा माना जाता है कि जो दो प्रांत थे, दक्षिणापथ और कलिंग, वो शायद अशोक ने ही जीते थे। साम्राज्य के इन प्रांतों में सूबेदार के रूप में सामान्यतः राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था, और इनको अभिलेखों में कुमारामात्य, आर्यपुत्र के नाम से संबोधित किया जाता था। सामान्यतः राय, राज्यपाल, वाइसराय के नाम भी इनसे संबोधित किया जाता था। प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सैन्य सहायता देना और राजस्व वसूल करना, आंतरिक झगड़ों का निपटारा करना, इन सभी की जिम्मेदारी प्रांतीय अधिकारियों की हुआ करती थी। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में जिन अधिकारियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है उनकी बात करते हैं तो अग्रमात्य यह सम्राट का प्रमुख मंत्री था तथा सहायक होता था। अशोक अग्रमात्य था राधा गुप्त। दूसरा था महामात्र, यह सम्राट प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों महामात्र कहा जाता था। और जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि जो अशोक के जो 3 प्रमुख पदाधिकारी थे, राजुक, युक्त और प्रादेशिक। तो राजुक की बात करते हैं, प्रांतीय जो राजस्व अधिकारी था वो राजुक होता था। इसका मुख्य कार्य था प्रजा के सुख कल्याण की देखभाल करना। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका आजकल जो जिलाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके समान इसका कार्य था, कुछ ऐसे कहते हैं। भंडारकर के अनुसार ये न्याय तथा भूमि प्रबंध से संबंधित था। R.K. मुखर्जी का मानना है कि राजुक प्रांतीय शासक थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजुक का उल्लेख नहीं मिलता है। चौथा जो प्रमुख अधिकारी था युक्त, इसका प्रमुख कार्य राजस्व संग्रह करना था। प्रत्येक प्रांत को मालगुजारी तथा अन्य आयकरों के वसूली करना युक्तों का प्रमुख कर्तव्य था। जो राजकीय पंचवर्षीय दौरे होते थे उनमें भी युक्त ये अधिकारी प्रमुख रूप से भाग लेता था। इनका प्रमुख कर्तव्य था प्रति 5 वर्ष राजकीय दौरा करना। 5वां प्रमुख पदाधिकारी था प्रादेशिक। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार प्रादेशिक जिला का अधिकारी होता था और उसका प्रमुख कार्य कर वसूल करना था तथा फौजदारी जो अपराध के जो मामले थे, अपराध थे, उनके बारे में निपटारा करना इसका प्रमुख कर्तव्य था। जिले के अन्य अधिकारियों के पर नियंत्रण रखना भी प्रादेशिक का प्रमुख अधिकारी था, कर्तव्य था। कुछ विद्वानों ने इसकी समता कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठा के साथ की है। इसके अलावा बहुत से अधिकारियों का उल्लेख भी मिलता है। प्रांतीय नगरों का प्रबंध नगर व्यवहारों द्वारा होता था, जो आजकल के सिटी मजिस्ट्रेट के समान होता था। इसके अलावा सभी राज कर्मचारी जिन्हें पुरुष पुलिस कहा गया 3 श्रेणियों में विभाजित है। सबसे श्रेष्ठ उफस, मध्यम श्रेणी, मध्यम और अंतिम श्रेणी गेवई। सीमांत रक्षा के लिए अंत महामात्र थे। इनका कर्तव्य साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करना था। अशोक के धर्म प्रचार का करना भी इनका काम था। मार्गों की सुरक्षा की देखभाल करने वाला अधिकारी
वच भूमिका कहलाता था। राजकीय समाचारों, संदेश, घोषणाओं को प्रज्ञापित करने वाले अधिकारी को राजवचनिक कहा जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य में, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अशोक, सम्राट अशोक को देखते हैं, तो सम्राट अशोक ने जो मौर्यकालीन प्रशासन था उसको मूल स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि जो मूल आधार, मूल सिद्धांत, मूल परंपराएं और मान्यताएं जो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य जो महान राजनीतिक विचारक था उसके जो प्रशासनिक देन थी, जो सिद्धांत थे, उन्हीं को लागू रखा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रजाहितैषी, लोक कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया। धन्यवाद।